न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट शुरू करा जाता है सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट करके। रिस्क फैक्टर्स आपको क्या क्या देखने हैं, वो होता है सबसे पहला देखना होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसको चोट लगी है किसी भी रीजन से, घर पे स्लिप होके गिर गया, रोड पे गिर गया या फिर ऑफिस में कुछ हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉमा की हिस्ट्री लेनी है। फिर हेमरेज के बारे में पूछा जाता है। हेमरेज यानी कि कहीं से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो गई, हेमरेज या फिर ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को पेट में ब्लीडिंग हुई है और उसको वॉमिट में ब्लड आया है तो आप समझ जाइए उसके कुछ कोएगुलेशन प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, यानी कि उसका खून ज्यादा ही पतला हो गया, जरूरत से ज्यादा पतला हो गया। और जब जरूरत से ज्यादा पतला हो जाएगा ब्लड, तो वो जैसे पेट में ब्लीड करा है या फिर पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हुई है या फिर लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हुई है, वैसे ही ब्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। फिर पूछा जाता है ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर यानी कि कैंसरस है या कैंसरस नहीं है। अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है यानी कि कैंसर का रूप ले लिया ट्यूमर ने, मतलब मैलिग्नेंट है, फैल रहा है, या फिर बिनाइन है कैंसर लेकिन बिनाइन है। तो अगर ट्यूमर है किसी पेशेंट को तो ब्लीडिंग का पूछा जाएगा। उसके अलावा इन्फेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। इन्फेक्शन में चांसेस होते हैं कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, पेशेंट चला जाता है टॉक्सिक या फिर इन्फेक्शियस एनसेफेलोपैथी में। एनसेफेलोपैथी का मतलब होता है, एनसेफेलॉन यानी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन से मतलब है, और पैथी यानी कि बीमारी। तो टॉक्सिक यानी कि बॉडी के अंदर इतना ज्यादा इंफेक्शन हो गया कि ब्रेन में भी उसका इफेक्ट आने लगा। फिर पूछा जाता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि पेशेंट ने अगर कोई पॉइजन खा लिया या फिर पेशेंट ने फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड जो होते हैं ये खा लिए, गांव में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, तो पेशेंट की पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, यानी कि पेशेंट बेहोश हो सकता है। किसी ने नींद की दवाइयां ज्यादा खा ली, किसी ने कोई भी मेडिसिन बहुत ज्यादा खा ली, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पॉइजन हो या फिर नॉर्मल मेडिसिन हो, जरूरत से ज्यादा खा लिया। अच्छा, टॉक्सिसिटी के अलावा आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पूछने पड़ेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जैसे किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अगर उसका बीपी बहुत ज्यादा हो गया, 200 220 पहुंच गया, तो हमें पता है सीवीए यानी कि ब्रेन के अंदर की जो ब्लड वेसल है वो फटने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को शुगर है और शुगर की गोली नहीं खा रहा है, तो इन पेशेंट्स को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, यानी कि इस पेशेंट के अंदर इतना ज्यादा कीटोन बॉडीज बन जाता है और पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना है। इसके अलावा आपको हाइपोक्सिक कंडीशन का भी पूछना पड़ेगा। हाइपोक्सिक कंडीशन का मतलब होता है ये जो पेशेंट है ये रेस्पिरेटरी इलनेस का पेशेंट है या फिर चेस्ट डिसीज की जगह हार्ट का पेशेंट है, उसकी वजह से एलवीएफ में जाता है। बेसिकली लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन कम है और ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो ब्रेन भी कम काम करेगा। हाइपोक्सिक कंडीशन के बाद आपको पूछना है हाइपरटेंशन। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी समझा दिया, हाइपरटेंशन अलग से भी पूछना पड़ेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हाइपरटेंशन के अलावा डायबिटीज और दूसरे भी हो सकते हैं। फिर स्मोकिंग का पूछना पड़ेगा या फिर टोबैको, किसी भी तरीके का टोबैको का अगर यूज है, सिगरेट में पिया या फिर तंबाकू खा लिया अलग से। फिर उसके अलावा स्ट्रेस पूछना पड़ेगा कि पेशेंट इन दोनों जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं चल रहा, घर के फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं या फिर ऑफिस के फैक्टर्स हैं, यानी कि वर्क रिलेटेड इश्यूज है। उसके अलावा एज देखनी है आपको पेशेंट की, और केमिकल्स या फिर जो हमने ये पढ़ा यहाँ पे टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के साथ ही आप लिख लें, या तो चाहे तो केमिकल्स या फिर अलग से याद रखना चाहे तो केमिकल्स। अब जैसे इंसेक्टिसाइड हो गए या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए, इसके अलावा कोई भी दूसरा केमिकल जिसका एक्सपोजर होने के चांसेस पेशेंट को बहुत ज्यादा है और वो गलती से या फिर जानबूझ के ये केमिकल्स इंजेस्ट कर ले या फिर इनहेल कर ले बहुत ज्यादा, यानी कि टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल कर ले, तो ये सारी चीजें आपको रिस्क फैक्टर्स ये पता होने चाहिए। और इनमें से कोई रिस्क फैक्टर अगर है तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में सबसे पहले ये पूछा जाएगा, और पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस अगर ऑल्टर्ड है यानी कि नॉर्मल से अलग है, तो ये रिस्क फैक्टर आपको सबसे पहले पेशेंट के अटेंडेंट से या फिर पेशेंट से पूछ के एक प्रोबेबल डायग्नोसिस तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी।